हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो एक नए टॉपिक पर है। पिछले वीडियो में हमने तरंगों से बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अप्रगामी तरंगे क्या होती हैं, जिनको हम बोलते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वेव्स। अब ये नॉन प्रोग्रेसिव वेव को नॉन प्रोग्रेसिव क्यों कहा गया है या अप्रगामी क्यों कहा गया? प्रगामी का मतलब होता है जो गमन करती हैं, और अप्रगामी जो तरंगे गमन ना करें। गमन कहाँ ना करे? माध्यम में। तब यहां पे हम देखते हैं इसकी सबसे पहले परिभाषा क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में नॉन प्रोग्रेसिव बोलते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेस ना करे, नॉन प्रोग्रेसिव। तो शुरू करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है कि दो हर प्रकार से समान तरंगे। हर प्रकार से मतलब उनकी कला हो समान, उनके आयाम समान हो और आवृत्ति और तीव्रता जो भी है वो समान हो, तो उन्हें हर प्रकार से समान माना जाता है। तो दो हर प्रकार से समान तरंगे माध्यम में विपरीत दिशा से अध्यारोपित होती हैं। तो अगर दो हर प्रकार से समान तरंगे माध्यम में विपरीत दिशा से अगर एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी जो तरंग होती है माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। क्योंकि एक तरफ से जो तरंग होगी वो आगे बढ़ती हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ से जो तरंग होगी वो समान आयाम और समान तीव्रता की है, तो वो भी उसी वेग से दूसरी तरफ आएगी। तो जो परिणामी तरंग होती है ना तो आगे बढ़ती हुई और ना ही पीछे बढ़ती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसी तरंगे माध्यम में स्थिर प्रतीत होती हैं, अतः इन्हें अप्रगामी नॉन प्रोग्रेसिव तरंग कहते हैं। चूंकि ये माध्यम में क्या करती हैं? गमन नहीं करती हैं, प्रोग्रेस नहीं करती हैं, आगे नहीं बढ़ती, इसलिए हम इसे नॉन प्रोग्रेसिव अप्रगामी तरंगे कहते हैं। और अप्रगामी तरंगों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि चूंकि ये माध्यम में गमन करती नहीं, तो माध्यम में ये ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे करेंगी? तो ये चीज होती है समझने वाली कि ये तरंगे माध्यम में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती हैं। ये सबसे बड़ा कारण इनका होता है, मतलब गुण होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। अब दो हर प्रकार से समान तरंगे कैसे प्राप्त की जा सकती हैं? तो दो हर प्रकार से जो तरंगे होती हैं सिर्फ परावर्तन के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। तो और परावर्तन के साथ यह भी जरूरी है कि जो माध्यम हो वो क्या हो? सीमाबद्ध माध्यम हो, बाउंडेड हो। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो परावर्तन होता है वो किस प्रकार से हो सकता है तरंगों में। अगर इन तरंगों को किसी माध्यम में छोड़ा जाए तो ये दृढ़ सिरे से अगर परावर्तित होंगी तो उनके परावर्तित तरंग में क्या परिवर्तन होगा, और अगर ये मुक्त सिरे से परावर्तित होंगी तो क्या होगा। जैसे हम बंद ऑर्गन पाइप और खुले ऑर्गन पाइप में हम बात करते हैं, हालांकि वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे दृढ़ सिरा होता है और तरंग कोई यहाँ पे आ रही है और इस तरफ से यहाँ पे उसमें लूप बन रहा है और यहाँ से अगर वो परावर्तित होती है, तो जो परावर्तित तरंग होती है उसकी कला पूरी की पूरी क्या हो जाती है? पाई डिग्री से, मतलब 180 डिग्री से, पूरा का पूरा ऊपर से नीचे हो जाती है। 180 डिग्री से क्या होती है? ये परावर्तित हो जाती है। इनकी कला में 180 डिग्री का क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो मान लीजिए कि जो पहली तरंग है y1 बराबर a sin ओमेगा t है, तो दूसरी जो तरंग परावर्तित तरंग होगी y बराबर a sin ओमेगा t प्लस पाई का कलांतर यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, अगर ये तरंगे मुक्त माध्यम, मतलब ये कहीं से टकरा के, मतलब मुक्त माध्यम से अगर परावर्तित हो रही है और दृढ़ माध्यम नहीं है बल्कि मुक्त माध्यम है, तो इन तरंगों में क्या होता है? अगर ये तरंगे किसी मुक्त माध्यम से परावर्तित होती है तो उनके कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल दिशा विपरीत हो जाती है। जबकि यहाँ पहले क्या हो रहा है? यहाँ पे दिशा के साथ साथ यहाँ पे कला में भी परिवर्तन होता है अगर दृढ़ सिरे से परावर्तित हो। जबकि मुक्त सिरे से परावर्तित होने पर इनकी कला में परिवर्तन नहीं होता है, दिशा में परिवर्तन होता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि तरंग y1 बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx जो होता है, तो यहाँ पर दिशा जो होती है वो नेगेटिव x जो है ये नेगेटिव यहाँ पे लिया गया, kx जो है नेगेटिव लिया गया है। लेकिन जब ये परावर्तित होती है तो जो ये होता है kx, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाता है। मतलब जो तरंग होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, संचरण यहाँ पे जो k है संचरण किस दिशा में रहेगा? पॉजिटिव दिशा में होगा। ये चीज याद रख लेना। यहाँ पे प्लस kx और माइनस kx का मतलब यही होता है कि नेगेटिव, मतलब जो तरंग है वो नेगेटिव दिशा में जा रही है। ये जो दिशा होती है हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं इस दिशा में। तो ये जो तरंग होती है यहाँ पे नेगेटिव के और पॉजिटिव के जो होता है ये चीज यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे संचरण नियतांक में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो पहली तरंग है वो इस टाइप से गमन कर रही है और दूसरी तरंग यहाँ पे इस टाइप से गमन कर रही है।
तो पहली तरंग जो होगी वो यहाँ पे इस टाइप से गमन करते हुए आगे बढ़ेगी, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये नीचे तरफ जो है ये पहली है, और ये ऊपर तरफ ये पहली तरंग है। तो यहाँ पे जो कण होंगे ये सभी ऊपर की ओर कंपन कर रहे होंगे। इधर आने पर ये जो कण होंगे नीचे की ओर कंपन कर रहे होंगे, तभी नीचे की ओर विस्थापन होगा, वापस यहाँ पर क्या होंगे, ऊपर की ओर कंपन कर रहे होंगे। लेकिन परावर्तन के पश्चात यहाँ पे जो तरंगे होती हैं वो समान आयाम और आवृत्ति के होने के कारण क्या होता है, एक तरीके से ये बॉन्ड बना लेती है। यहाँ पे जो जहां पे ये साम्यावस्था में शून्य विस्थापन शो करती है उसको हम बोलते हैं निस्पंद, और जहां में ये साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन शो करती हैं उसको हम बोलते हैं प्रस्पंद। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रस्पंद बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी नोड्स, और जो निष्पंद होते हैं उसको हम बोलते हैं नोड्स। तो ये एंटी नोड्स और नोड्स का फॉर्मेशन करती हैं। नोड्स जो होते हैं, यहाँ पे जो कण होते हैं, जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, माध्यम के जो कण होते हैं, वह शून्य विस्थापन की अवस्था में होते हैं, जबकि एंटी नोड्स पर वो अधिकतम विस्थापन की अवस्था में होते हैं। वास्तव में ये कणों के अपनी साम्य अवस्था पे अधिकतम वेग के ऊपर डिपेंड करता है। जहां का अधिकतम वेग ज्यादा होता है वहां पे, जैसे यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो कण कंपन कर रहा होगा उसका जो वेग होगा, जो अधिकतम वेग होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये यहाँ पे ज्यादा विस्थापन होता है, तो ये नोड्स बन जाता है। जबकि जैसे जैसे हम निष्पंद के पास आते जाते हैं वैसे वैसे उनका जो अधिकतम वेग होता है कणों का वो कम होता जाता है, और निष्पंद के बाद ये शून्य हो जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो फूला हुआ भाग होता है ये प्रस्पंद होता है, जिसको हम एंटी नोड्स कहते हैं, और जो ये सिकुड़ा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, जो चिपटा यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं निष्पंद नोड्स कहते हैं। अब तो ये चीज आपको अप्रगामी तरंग क्या होती है उसके बारे में समझ में आया होगा, उस प्रगामी तरंग के समीकरण भी हमने आपको बता दी है। अब इन तरंगों की विशेषताओं के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि बंद ऑर्गन पाइप और खुले ऑर्गन पाइप में किस प्रकार से एंटी नोड्स और नोड्स के आधार पर कंपन की विधाएं उत्पन्न होती हैं, उनके अंदर किस प्रकार से आवृत्ति के कंपन होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं विशेषताएं जो हैं वो अप्रगामी तरंगों की, नॉन प्रोग्रेसिव वेव की क्या क्या होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बड़े ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में अप्रगामी तरंग क्लियर हो पाएगा, वरना क्लियर नहीं हो पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, जहां तक हो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर इसको शेयर करते रहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और आपका जो बेस है, जो नीट या जेईटी जो भी आप तैयारी कर रहे हो वो मजबूत हो सके, और साथ में जो बोर्ड्स के बच्चे हैं वो भी इसको अच्छे से पढ़ के अपने एग्जाम्स, अगर एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी अपने बेस को मजबूत बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पे जो पहली विशेषता है कि ये जो तरंगे होती हैं केवल सीमाबद्ध माध्यम में, बाउंडेड मीडियम में परावर्तन के द्वारा अप्रगामी तरंग को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये सीमाबद्ध माध्यम में परावर्तन के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं, क्योंकि दो तरंगे समान कला में लगभग समान आयाम हो सकती हैं, लगभग सर, जैसे कि व्यतिकरण या और विवर्तन जो हम पढ़ते हैं उनके अंदर क्या होती है, तरंगे जो होती हैं लगभग की होती हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग की बात नहीं, यहाँ पे एकदम हर प्रकार से समान होनी चाहिए। तो केवल ये हर प्रकार से समान तरंगे कब उत्पन्न हो सकती है, जब माध्यम सीमाबद्ध हो, और दूसरा जो माध्यम हो उसमें परावर्तन के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रकाश होता है या कोई भी जो तरंग होती है वो परावर्तन में उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही आयाम से क्या होती है, परावर्तित होती है। प्रकाश जो होता है अगर कांच पे पड़ता है तो जितनी तीव्रता से पड़ता है उतनी ही तीव्रता से क्या होता है, परावर्तित होता है। अगर माध्यम पूरी तरीके से अवशोषित करने वाला न हो, पूरी तरह से उसका परावर्तन गुणांक एकदम मैक्सिमम हो, तो केवल सीमाबद्ध माध्यम में ही परावर्तन के द्वारा अप्रगामी तरंग प्राप्त की जा सकती है, और कोई विधि नहीं है। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात यह होती है कि ये जो तरंगे होती हैं प्रस्पंद और निष्पंद का निर्माण करती हैं, जबकि हम जानते हैं जो प्रगामी तरंगे होती हैं वो या तो श्रृंग और गर्त का निर्माण करती हैं, या फिर जिसके अंदर हम बोलते हैं संपीड़न और विरलन का निर्माण करती है, क्योंकि वो गति करती हैं, तो जहां पे अधिकतम विस्थापन होता है। तो ये जो तरंगे होती हैं अप्रगामी, ये प्रस्पंद और निष्पंद का निर्माण करती है, जबकि प्रगामी तरंगे क्या होती हैं, प्रस्पंद निष्पंद का निर्माण नहीं करती हैं। अब यहां पे क्या होता है, तीसरा पॉइंट, दो क्रमागत, ये तीन जो पॉइंट है ये इनको अच्छे से आप समझ लीजिए। ये दोनों तो आपको समझ में आ गए, लेकिन ये तीन पॉइंट्स आपको अच्छे से समझना जरूरी है। अगर इनको अच्छे से समझ लिया तो अप्रगामी तरंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि इनकी विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली बात, दो क्रमागत निष्पंद के बीच कण समान कला में होते हैं। तो पहली लाइन को समझते हैं। दो क्रमागत निष्पंद मतलब ये पहला निष्पंद है और दूसरा निष्पंद ये है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। तो दो क्रमागत निष्पंद के बीच का ये माध्यम है। अब ये देखिए, ये जो माध्यम है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये माध्यम,
दो क्रमागत निष्पंद के बीच कण समान कला में कंपन करते हैं। समान कला में मतलब यहाँ पे जो कण होंगे या तो ऊपर की ओर गति कर रहे होंगे, साम्यावस्था में ऊपर की ओर हो तो ऊपर की ओर गति कर रहे होंगे, नीचे की अगर साम्यावस्था से नीचे है तो नीचे की ओर गति या कंपन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो कण होते हैं जो वो क्या होते हैं, समान कला में कंपन कर रहे होते हैं। अगर किसी एक तरंग की बात करूं, जैसे मैं पहली तरंग कर रहा था, तो पहली तरंग के जो कण होंगे वो क्या करेंगे, इन दो निष्पंदों के बीच नीचे की ओर गति कर रहे होंगे, और जबकि दूसरी जो तरंग है उसके सभी कण इस साम्यावस्था में ऊपर की ओर गति कर रहे होंगे। तो मध्य दो तरंगे अगर हैं तो दोनों तरंगे साम्यावस्था से जब कंपन करेंगी तो दो निष्पंदों के बीच में समान कला में कंपन करेंगी। ये पहली तरंग के सभी कण नीचे वाली कला में, जबकि ऊपर दूसरी के जो कण होंगे वो ऊपर की ओर सभी क्या हो होंगे, कंपन कर रहे होंगे। जबकि निष्पंद के इर्द गिर्द विपरीत कला में कंपन करते हैं। जैसे पहली तरंग की बात करूं, ये क्या थी, ये पहली तरंग थी। अब यहाँ पे जो कण था ये इसके सभी ऊपर की ओर गति कर रहे थे। मैं आपको बता रहा था पहले भी कि ये ऊपर की ओर गति कर रहे हैं। तो ये निष्पंद हो गया। निष्पंद के इस तरफ के जो कण हैं, यहाँ पे जो पहली है इसके सभी कण ऊपर की ओर गति कर रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर कला में कंपन कर रहे हैं, धनात्मक दिशा में कंपन कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ के जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सभी नीचे की ओर कंपन कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो तरंग है ऊपर की ओर इधर से आई उधर नीचे की ओर जा रही है। तो इधर के सभी कण ऊपर की ओर कंपन कर रहे हैं और इधर के सभी कण नीचे की ओर कंपन कर रहे हैं। जबकि दूसरी जो तरंग है उसमें ये सभी कण क्या है, नीचे की ओर कंपन कर रहे हैं, और इसी के दूसरी तरफ जब हम बात करें तो इसी कण के सभी जो है ये ऊपर की ओर गति कर रहे हैं। तो दो निष्पंदों के बीच में जो कण होते हैं वो समान कला में कंपन करते हैं, जबकि एक निष्पंद के इर्द गिर्द जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, विपरीत कला में कंपन करते हैं। ये चीज मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। अगली चीज, माध्यम के सभी कण साम्य स्थिति से साथ में ही गुजरते हैं, किंतु भिन्न भिन्न मैक्स के कारण, जिसको हम अधिकतम वेग कहते हैं, के कारण विस्थापन अलग अलग होता है। मतलब ये जो कण होंगे यहाँ पे, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सभी कण कंपन कर रहे हैं, इनमें क्या हो रहा है, ये सभी कण, जैसे यहाँ पे कोई कण होगा, यहाँ पे कोई कण होगा, ये सभी कण क्या कर रहे होंगे, जब नीचे की ओर आते हैं, तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर ये एक साथ ही गुजरते हैं। मतलब ये साम्यावस्था में एक साथ ही आते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो यहाँ का कण होगा इसका विस्थापन क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका वेग क्या है, अधिकतम है। तो ये वेग अधिकतम हो जाने के कारण इनका जो विस्थापन होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे कण होते हैं उनका वेग अलग अलग होने के कारण ये कम विस्थापन, ये वेग कम होने के कारण कम विस्थापन शो कर रहा है, ये वेग शून्य होने के कारण बिल्कुल विस्थापन शो नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट पे जितने भी कण होंगे अपने वेग के कारण या अपने वेग के अनुसार समान समय में उतना विस्थापन शो कर देते हैं। तो जो जितना ज्यादा विस्थापन शो कर देगा उस जगह क्या बन जाएगा, एंटी नोड बन जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जबकि निष्पंद के इर्द गिर्द ये सभी कण साम्य स्थिति में समान साथ में ही गुजरते हैं, किंतु भिन्न भिन्न अधिकतम वेग के कारण इनका विस्थापन अलग अलग होता है। ये सभी एक साथ ही गुजरेंगे, लेकिन जिसका वेग जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा विस्थापन शो करता है साम्यावस्था से, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयाम कहते हैं। इसके बाद जो ये वाला पॉइंट है ये देखते हैं। यहाँ पे दो क्रमागत प्रस्पंद या निष्पंद के बीच की दूरी λ/2 होती है। अब देखिए, प्रस्पंद और निष्पंद के बीच की दूरी, दो क्रमागत चाहे प्रस्पंद हो चाहे दो क्रमागत निष्पंद हो, इनके बीच की दूरी क्या होती है, λ/2 होती है। अब देखिए, ये पहला निष्पंद यहाँ पे है, दूसरा निष्पंद यहाँ पे है। ये तरंग जो होती है यहाँ से पूरा का पूरा कंपन करना शुरू कर रही है। ये तरंगे यहाँ से ये कंपन करना शुरू हुई, तो ये तो पूरा इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैम्डा। एक कंपन में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। तो दो निष्पंद, एक निष्पंद यहाँ पे है, एक निष्पंद यहाँ पे है, जिसको हम नोड्स कहते हैं। दो नोड की जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे, दो क्रमागत प्रस्पंद या निष्पंद के बीच की दूरी λ/2 होती है। तो हम देखते हैं ये पूरा लैम्डा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, λ/2 होगी। इसी प्रकार ये दूरी भी क्या होगी, λ/2 होगी। और दो जो यहाँ पे प्रस्पंद है, ये और यहाँ पे ये अधिकतम से शून्य और ये अधिकतम हो गया। तो ये एंटी नोड जो आपको दिखाई दे रहा है, इस एंटी नोड के बीच की दूरी भी क्या होगी, λ/2 होगी, क्योंकि λ/2 में से भी आधा अगर इधर का निकाल दें और आधा अगर इधर का निकाल देंगे तो λ/4 ही आगे निकलेंगे। तो λ/4 मतलब λ/2 बाहर निकलेगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से यहाँ तक λ/2 ही बचेगा। तो दो परस्पर
या क्रमागत प्रस्पंद और निष्पंद के बीच की दूरी जो होती है वह क्या होती है, λ/2 होती है। लेकिन एक प्रस्पंद और एक निष्पंद के बीच की दूरी λ/4 होती है। देखिए ये एक निष्पंद है और ये एक प्रस्पंद है, तो हम बताते हैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी। चूंकि ये पूरी दूरी क्या है, λ/2 है, तो λ/2 के आधे पर ही क्या होगा, एंटी नोड होगा, और यहाँ पे नोड होगा जिसको प्रस्पंद और निष्पंद कहते हैं। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, λ/4 हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया ये क्लियर हो जाएंगे, तो आपको प्रस्पंद और निष्पंद जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको अप्रगामी तरंग की गुण और विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को फिर से कहूंगा कि एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।